अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है चैप्टर 16 को कंटिन्यू करेंगे। कंट्री रिस्क एनालिसिस हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में। हमने कंट्री रिस्क एनालिसिस से पहले देखा था कि कंट्री रिस्क में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमें इवेलुएट करने चाहिए, जिसमें हमने कहा था कि दो मेजर फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल फैक्टर्स, जो कि एमएनसी को पहले एनालाइज करना चाहिए। जिस कंट्री में भी जाए उससे पहले इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल फैक्टर्स में हमने डिफरेंट फैक्टर्स कहे थे, ठीक है, कि गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं, होस्ट गवर्नमेंट की तरफ से वॉर की सिचुएशन उसको इफेक्ट कर सकती है, कंज्यूमर का एटीट्यूड इफेक्ट कर सकता है, और भी इस तरीके से कुछ फैक्टर्स थे जो इसको इफेक्ट करते हैं। और फाइनेंशियल फैक्टर्स में हमने कहा था इन्फ्लेशन वगैरह जो है काफ़ी इफेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट रेट जो है इफेक्ट करती है कंट्री के रिस्क को। आप एनालाइज करने के लिए हमें इस चीज़ को पहले जो है इस चीज़ को एनालाइज करना चाहिए। आज के हमारे जो चैप्टर के कंटेंट में शामिल है वो है टाइप्स ऑफ कंट्री रिस्क असेसमेंट, टेक्निक्स टू असेस कंट्री रिस्क, मेजरिंग कंट्री रिस्क, के कौन से टाइप्स हैं आपको कंट्री रिस्क असेस करने के लिए। ठीक है, दूसरा हमने देखना है कि क्या कौन से टेक्निक्स हैं जो एमएनसीज यूज करती हैं कंट्री रिस्क असेसमेंट करने के लिए, कि उसको जो है असेस किया जा सके प्रॉपर तरीके से। और थर्ड हम देखेंगे कि उसका तरीका कार क्या है, कैसे जो है वो मेजर करते हैं रिस्क को। सो स्टार्ट करते हैं टाइप से। कहता है कि ऑल्दो देयर इज नो कंसेंसस हाउ as to how country risk can best be assessed, some guidelines have been developed। ठीक हो गया, कोई भी हमारे पास ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकती या खास हमारे पास जो है कोई ऐसा तरीकेकार नहीं है जिसके जरिए से हम कह दें कि आपका जो है रिस्क जो है प्रॉपर तरीके से मैनेज हो सकती है। ठीक है, या जो है आप उसको प्रॉपर तरीके से असेस कर सकते हो, क्योंकि सिचुएशन टू सिचुएशन जो है ये वेरी करती रहती है, और सिचुएशन जो है ये तो इवेंट्स हैं, सडनली जो है चेंज हो सकती है सिचुएशंस। तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे सिस्टम जो है देते हैं कि जो है या तरीक़ेकार वाज़ेह करते हैं कि जो अप टू सम एक्सटेंट आपको जो है हेल्प आउट करते हैं। सो पहली चीज़ कहता है कि द फर्स्ट स्टेप टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एन ओवरऑल रिस्क असेसमेंट ऑफ अ कंट्री विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द एमएनसी बिजनेस। ठीक है, कि पहले हमें जो है रिस्क असेसमेंट करनी होगी एमएनसी के बगैर। ठीक हो गया कि एमएनसी के बिजनेस क्या है, वो किस तरीके से जाएगा, उससे पहले हमें जो है ओवरऑल कंट्री को चेक करना होगा। सेकंड हमें जो है क्या करना है कि द रिस्क असेसमेंट ऑफ अ कंट्री एज इट रिलेट्स टू द एमएनसीज टाइप ऑफ बिजनेस, कि फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जब एमएनसी उस कंट्री में जाती है, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहती है, तो उसके बिजनेस को स्पेसिफिकली कौन कौन सी चीजें जो है जो इफेक्ट कर रही हैं उन चीजों को हम एनालाइज करेंगे। सो इसलिए कहता है कि द फर्स्ट टाइप कैन बी रेफर्ड एज माइक्रो असेसमेंट ऑफ द कंट्री रिस्क एंड लेटर टाइप एज अ माइक्रो असेसमेंट। ठीक है, कि पहले जो हम जब ओवरऑल हमने कंट्री का जिक्र किया कि कंट्री के अंदर जो है रिस्क फैक्टर्स क्या है, क्या सिचुएशन चल रही है, उसको जो है हम मैक्रो लेवल पे देखेंगे, कंट्री लेवल पे देखेंगे। जब हम स्पेसिफिक हो जाएंगे कंट्री में जो है उसको अपनी इंडस्ट्री के साथ रिलेट कर देंगे, जो एमएनसीज की कंपनी है, एमएनसीज जो प्रोडक्ट बेचना चाहता है, जो उसके प्रोडक्ट लाइन है, उसके साथ जब हम इसको एसोसिएट करेंगे कि उसके टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, तो तब हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, माइक्रो लेवल पे हम उसको एनालाइज करें। जैसे हम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जिक्र करते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, हम उसमें जो है स्पेसिफिकली इंडिविजुअल पर्सन की जो है पैटर्न को देखते हैं, परचेसिंग पैटर्न वगैरह को स्टडी करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। लेकिन जब हम मैक्रो लेवल पे जिक्र करते हैं तो हम कंट्री लेवल पे जिक्र करते हैं कि जी जीडीपी कैसे होगी, जो है कंट्री का इन्फ्लेशन क्या है, कैसे इफेक्ट कर रहा है, उन चीज़ों को हम ओवरऑल एनालाइज करते हैं। तो पहले कहता है कि मैक्रो असेसमेंट ऑफ अ कंट्री रिस्क। A macro assessment involves consideration of all variables that affect country risk except those unique to a particular firm or industry। ठीक है, जाहिर सी बात है, प्रीवियसली भी हमने यही कहा कि आप जो है सारे के सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हो, लेकिन उससे हटके जो फर्म या आपकी इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड होते हैं स्पेसिफिकली आप उसको एनालाइज करते हो, उसकी जगह पे आप उसको ओवरऑल एनालाइज करने की कोशिश करते हो। This type of assessment is convenient in that it remains the same for a given country, regardless of the firm or industry of concern. However, it excludes relevant information that could improve the accuracy of the assessment। ठीक है, कि इसमें हम क्या करते हैं, हम जो है अपने आप को कंट्री लेवल पे देख रहे होते हैं। ठीक है, हम कोई स्पेसिफिकली जो है इंडस्ट्री के साथ उसको एनालाइज नहीं कर रहे थे, फर्म लेवल पे हम उसको जो है रिस्क को नहीं देख रहे होते। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जी इसमें हमने जो है जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो जो है हम क्या करते हैं एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि जब आप स्पेसिफिकली एक चीज़ को एनालाइज करते हो तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल सकती है। लेकिन हम जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओवरऑल असेसमेंट कर रहे हैं कंट्री लेवल रिस्क की। सो इसलिए हम कहते हैं कि ऑल्दो अ मैक्रो
assessment of a country risk is not ideal for individual MNC. It serves as a foundation that can then be modified to reflect the particular business of the MNCs. कि हम जो है इसको अगर देख रहे हैं मैक्रो असेसमेंट जब उसके कर रहे होते हैं तो आपकी जो है इंडिविजुअल फर्म के लिए तो इतना फायदेमंद नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है इसको देखना चाहते हो कि आप जो है कंट्री में जाना चाहते हो तो पहले आपको कंट्री को स्टडी करना चाहिए। कंट्री की सिचुएशन क्या है, कंट्री में किस तरीके से जो है पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या चल रही है। जब आपको उसका आइडिया हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करते हो, फिर अपने जो है कंपनी लेवल पे उसको अंडरस्टैंड करते हो या इंडस्ट्री लेवल पे उसको अंडरस्टैंड करते हो, तो वो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड करती है। सो कहता है कि एनी मैक्रो असेसमेंट मॉडल शुड कंसीडर बोथ पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है कि आपको क्या करना होगा, मैक्रो लेवल पे पॉलिटिकल जो है फाइनेंशियल फैक्टर्स को जो है अंडरस्टैंड करना होगा, जो प्रीवियसली लेक्चर में हमने काफी डिटेल से देखा था कि पॉलिटिकल में जैसे मैंने आपको कहा कि हम जो है होम कंट्री का जो है देखते हैं कि किस तरीके से उसका एटीट्यूड क्या है, ठीक है, होस्ट कंट्री का एटीट्यूड क्या है, आपस में कंट्रीज के रिलेशनशिप्स कैसे जा रहे हैं, वॉर की सिचुएशन तो नहीं जा रही, ठीक है, वहां पे जो है कंज्यूमर्स का क्या एटीट्यूड है प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। जैसे हमने जो है एग्जांपल पढ़ी थी सितंबर 11 की, ठीक है, ये 2001 को जब टेररिस्ट अटैक हुआ था यूएस का, तो क्या हुआ, सारी की सारी सिचुएशन चेंज हो गई। हमने उसका थोड़ा सा केस को स्टडी किया था कि किस तरीके से यूएस की इकोनॉमी जो है इफेक्ट होने लगी। तो सारे के सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स हमें देखने होते हैं। फाइनेंशियल फैक्टर्स का जब हमने जिक्र किया था तो हमने कहा था कि आप जो इन्फ्लेशन और जीडीपी वगैरह को देखते हो, गवर्नमेंट के बजट को देखते हो, अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हो, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड को जस्टिफाई करती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब फाइनेंशियल फैक्टर्स में जाए तो बहुत से फैक्टर्स आते हैं, लेकिन हम मेजरली जो जिक्र करते हैं या जो हमने प्रीवियसली देखे थे उसमें हमने इन्फ्लेशन और जो है इंटरेस्ट रेट वगैरह का जिक्र किया था। तो ये सारे के सारे आपको क्या करने पड़ते हैं, कंट्री लेवल पे अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एज एन एमएनसी एक कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियल करेक्टरिस्टिक्स क्या है वहाँ की, ठीक है, या फाइनेंशियल सिचुएशन आपके पास कैसे चल रही है। जब आप इन दोनों चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड करोगे फिर आप अपने कंट्री जो है अपनी एमएनसी या अपनी कंपनी के साथ इसको जो है कंपेयर करके एनालाइज करोगे कि व्हाट इज सूटेबल फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट सूटेबल फॉर यू। क्योंकि हम कहते हैं कि आपकी जो है कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है कुछ बिजनेसेस के लिए फायदेमंद होती हैं, कुछ के लिए नुकसानदेह होती है, ठीक है, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है ना कि वो जो है किसी को रिलैक्सेशन मिल जाती है, किसी के लिए जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाती है सिचुएशन। तो वो जो है जब उसका इंडस्ट्री लेवल पे चेक करेगा तो वहां पे हो सकता है उसके लिए सुटेबिलिटी हो। तो पहले उसको जो है मैक्रो लेवल अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हम कहते हैं कि uncertainty surrounding a macro assessment, there is a clear degree of subjectivity in identifying the relevant political and financial factors for a macro assessment of a country risk. There is also subjectivity in determining the importance of each factors for overall a micro assessment for a particular country. For instance, one assessor may assign much higher weight to a real GDP growth than another assessor. ठीक है कि हमने कहा कि ये जो आपके पास जितने भी मैक्रो फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे सब्जेक्टिव हैं, वैरी करते हैं कि किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। कोई एक चीज को ज्यादा कंसिडर करता है, दूसरा दूसरी चीज को कंसिडर करता है। जैसे मैंने प्रीवियसली आपको कहा कि एक चीज जो है एक कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकती है, दूसरे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो एक कंट्री जो है कंपनी क्या करेगी, उसको ज्यादा वेटेज देगी, दूसरा एक रिस्क को जो है कम वेटेज देगी। तो ये आपके पास सब्जेक्टिव टर्म है और सब्जेक्टिव टर्म को जो है आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और इसलिए कहता है कि फाइनली देयर इज some subjectivity in predicting these financial factors. Because of these various types of subjectivity, it is not surprising that risk assessors often arrive at different opinion after completing a macro assessment of a country. ठीक हो गया। और इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जब आप जो है क्या करते हो कि हर बंदा डिफरेंट एस्पेक्ट से उसको देख रहा है, तो डिफरेंट कंपनीज जो है कोई उसको बेनिफिशियल कंसीडर करेगी, कोई उसके लिए जो है प्रॉब्लमेटिक कंसीडर करेगी। और जब वो जो अपनी एनालिसिस अपने जो है कंप्लीट कर लेगा या असेसमेंट को कंप्लीट कर लेगा कंट्री लेवल पे, तो क्या हो जाएगा कि वो जो है कोई उसको कहेगा कि जी बिजनेस के लिए बहुत ही सुटेबल कंडीशन है, कोई कहेगा कि जी बिजनेस के लिए सुटेबल कंडीशन नहीं। तो इस किस्म की जब आपकी जो है एनवायरनमेंट में अनसर्टिनिटी होती है, एग्जिस्ट करती है, तो उन चीजों को जो है प्रोडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसमें जो है आपको क्या करना पड़ता है कि रिस्क लेना पड़ता है आपको जो है उसको जो है हम कह सकते हैं कि जी प्रोबेबिलिटी के पर एस्पेक्ट से हम उसको देख सकते हैं। ठीक हो गया, हम कहते हैं कि जी हमारे लिए जो है अगर ये चीज़ें सूटेबल हैं तो हम इसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे। तो इनके डिसीजंस भी वेरी करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि दो एमएनसीज के डिसीजंस एक जैसे होंगे। वो डिपेंड करता है कि उन्होंने किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, किस चीज़ को कम इंपॉर्टेंस दी हुई है, डिपेंड्स ऑन देयर सिचुएशन। नेक्स्ट हम कहते हैं कि मैक्रो असेसमेंट ऑफ अ कंट्री रिस्क। अब हम जो है कंट्री रिस्क की जो है अगर हम मैक्रो असेसमेंट करें तो क्या सिचुएशन होगी। कहता है कि व्हाइल a macro assessment of a country risk provides an indication of the country's overall status,
It does not assess country risk from the perspective of particular business of concern. क्या क्या वही बात दोबारा कर रहा है कि हम जो है जब मैक्रो का जिक्र करते हैं तो मैक्रो ओवरऑल आपकी कंट्री के लेवल पे जो है इस चीज को देख रहा होता है, इसके रिस्क की कंडीशन देख रहा होता है। आपके पार्टिकुलरली जो है बिजनेस पर्सपेक्टिव से उसको नहीं देख रहा होता कि आपके बिजनेस के लिए क्या रिस्क है क्या रिस्क नहीं है। जबकि माइक्रो का हमने ऑलरेडी कहा हुआ है कि माइक्रो असेसमेंट of a country risk is needed to determine how the country risk relates to a specific MNC। कि कंट्रीज के जो स्पेसिफिकली जो रिस्क हैं जो MNCs को इफेक्ट करते हैं उनके साथ रिलेशनशिप को हम माइक्रो कहते हैं। सो एग्जांपल दी हुई है आपको नाइकी की, ठीक है, कि नाइकी जो है इसको किस तरीके से देखता है, उसने किस तरीके से रिस्क असेसमेंट की हुई है। कहता है कि सिंस नाइकी कंडक्ट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस it must monitor country risk in many countries. Nike could be affected by country risk in several ways। ठीक है कि वो कंट्री लेवल पे जब देखेगा रिस्क को तो उसको डिफरेंट किस्म के जो है रिस्क इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट उसको क्या चीज इफेक्ट करेगी, a conflict between the United States and specific foreign countries could cause either the foreign country's government or its people to vent their anger against a Nike subsidiary in that country. Thus, Nike could be a target simply because it is viewed as a US company even if all the employees at the subsidiary are locals। ठीक है कि अगर आप जो है हम पहली बात उन्हें कहा कि अगर उसकी जो है यूनाइटेड स्टेट के जो है ताल्लुकात अच्छी नहीं है दूसरे कंट्री के साथ या दूसरी कंट्री जो है उसको सही तरीके से नहीं देखती, ठीक हो गया, और वो जो है उसके अगेंस्ट है या जो है वो क्या करती है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाती है या वॉर वगैरह की जैसे हमने सिचुएशन कहा था, ठीक हो गया, तो वो जो है क्या करेगी उसके अगेंस्ट जाएगी, या आपस में उन कंट्रीज के कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो तो वो यूएस एमएनसीज को क्या करेगी डायरेक्टली नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, ऑल दो उसके जो है एम्प्लॉइज वहां पे सारे के सारे उस कंट्री के होंगे लेकिन वो जो है कंपनी क्या है फॉरेन सब्सिडरी है तो वो उसको क्या करेंगे हार्म करेंगे। जैसे हमारी कंट्री में भी अक्सर होता है कि कोई भी कंट्री का जो है ब्रांड यहाँ पे जो है वहाँ पे कोई किस्म के जो है इस्लामिक अगेंस्ट वो करता है, ठीक हो गया, तो वो जो है सारे के सारे लोग उस कंपनी के अगेंस्ट जो है स्टैंड लेते हैं, उसको हार्म पहुंचाते हैं। सेकंड कहता है कि a change in a foreign government could result in new tax laws and other restrictions imposed on subsidiaries of US firms or firms from any other country that are based there। क्या हो गया, अगर आपकी जो हमने कहा था कि फॉरेन गवर्नमेंट जो है क्या हो जाती है कि चेंज हो जाती है, ठीक है, और वहाँ की जो है गवर्नमेंट नई लॉज वगैरह अप्लाई कर देती है, टैक्सेस लगा देना शुरू कर देती है, रिस्ट्रिक्शंस उस पर लगाना शुरू कर देती है यूएस फर्म्स पे, तो क्या होगा कि उनके लिए जो है प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है कि उसको जो है कह दे कि जी यूएस फर्म्स को जो है हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, वो लिमिटेड पर जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं या वो जो है टैक्सेस ज्यादा बेयर करेंगे, जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट की सिचुएशन देखी थी, यूरोपियन कंट्रीज ने जो उनको जो है बाउंड कर दिया था कि आप जो है क्या करोगे, आप जो है टैक्स हमें एक्स्ट्रा दोगे, और उसको कहा कि आप विंडो मीडिया प्लेयर पे हमें क्यों बाउंड किया, तो इस किस्म की जो है फाइन्स वगैरह अगर लग जाते हैं तो वो भी उसको इफेक्ट कर सकती है। थर्ड कहता है कि अदर local shoe manufacturers could possibly use government ties to impose the more restrictions against Nike so that they could have competitive advantage in the countries of concern। और अगर आपके जो है लोकल शू मैन्युफैक्चरर्स क्या कर देते हैं कि वो गवर्नमेंट को जो है बेनिफिट देना शुरू कर देते हैं, गवर्नमेंट को जो है कहते हैं कि जी इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, इनको बाउंड किया जाए, ठीक हो गया, तो यहाँ पे जो है सिचुएशन फिर चेंज हो सकती है कि जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, हमने कहा था ऑलरेडी कि वो अपने लोकल फर्म्स को ज्यादा सपोर्टिव रोल प्ले करती है कि उनके लोकल फर्म्स जो है प्रमोट हो सके, तो वो अपने लोकल फर्म्स को बेनिफिट देने के लिए क्या करेगी, उनको जो है रिलैक्सेशन देगी और नाइकी को क्या कर देगी रिस्ट्रिक्ट कर देगी। फोर्थ सिचुएशन क्या हो सकती है, कहते हैं कि नाइकी सब्सिडी कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय अदर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स that cause a deterioration in economic conditions in the country। Any of these events could cause an increase in the subsidy expense or decline its revenue। कि अगर आपके जो है कोई भी और प्रॉब्लम जो है अराइज हो जाती है पॉलिटिकल, ठीक हो गया, तो उसकी वजह से आपकी जो है सिचुएशन चेंज हो सकती है। ठीक है, किस तरीके से चेंज हो सकती है कि अगर आपके जो है हमने कहा था कि पॉलिटिकल सिचुएशन अगर चेंज हो जाती है, इकोनॉमिक जो है रिसेशन वगैरह आ जाता है, तो वो क्या करती है कि वो जो है सारी की सारी चीज़ों को खराब कर देती है। ठीक है, सो आपकी जो है क्या हो सकती है इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इन्फ्लेशन वगैरह हो जाती है, डिटोरिएट हो जाती है, क्योंकि या इन्फ्लेशन बढ़ जाती है या फिर रिसेशन की सिचुएशन आ जाती है या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है, तो इस किस्म के फैक्टर की वजह से क्या हो जाएंगे कि जो है जो क्या करेगा एमएनसीज के लिए प्रॉब्लम बनाना शुरू कर देगी और उनकी जो है स्टेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाएगी वहां पे उस कंट्रीज में। सो कहता है कि द स्पेसिफिक इम्पैक्ट ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कंट्री रिस्क कैन इफेक्ट एमएनसीज इन डिफरेंट वेज। ठीक हो गया, और जिस तरीके से हमने प्रीवियसली देखा कि किस तरीके से एमएनसी को ये इफेक्ट करती है, तो अगर हम जो है जनरली एमएनसीज के परस्पेक्टिव से इस चीज को देखें तो वो क्या करती है कि उसको जो है डिफरेंट एस्पेक्ट से इम्पैक्ट करती है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, कहता है कि फॉर एग्जांपल कंट्री जी हैज बीन असाइंड अ रिलेटिवली लो मैक्रो असेसमेंट बाय मोस्ट एक्सपर्ट ड्यू टू इट्स पुअर फाइनेंशियल कंडीशन। Two MNCs are deciding whether to set up subsidiaries in country C।
ठीक है, कि कंट्री जी है एक कंट्री, उसका जो है माइक्रो असेसमेंट जो है एक्सपर्ट्स ने किया, उन्होंने कहा कि बहुत ही लो कंडीशन है, पुअर कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन इस कंट्री की चल रही है क्योंकि लो माइक्रो असेसमेंट है उसकी। तो अब दो बिजनेसेस हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनको जो है प्लान करना है कि वो जो है कंट्री जी में अपनी सब्सिडीज ओपन करे कि ना करे। पहला आपके पास जो है कार्को इनकॉर्पोरेशन है, is considering developing a subsidiary that would produce automobiles and sell them locally, while Milco Incorporation plans to build a subsidiary that would produce military supplies. ठीक है, तो अब दो आपके पास मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एक जो है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, दूसरा आपकी क्या है कि वो जो है क्या कर रही है कि मिलिट्री सप्लाईज प्रोवाइड कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। तो अब दोनों को देखना है कि उसको कंट्री में उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जबकि हमने ऑलरेडी देख लिया कि लो माइक्रो असेसमेंट है उसका, क्या हो गया, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है। तो अब किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए, उसको हम जो है मजीद अब इन डेप्थ से देखेंगे। So कहता है कि Milco plans to build a subsidiary that would produce military supplies. Carco plans to build an automobile subsidiary. Does not appear to be feasible unless country Z does not have a sufficient number of automobile producers already. ठीक है, कि कहता है कि कार्गो के लिए जो है फिजिबल सिचुएशन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वहाँ पे जो है ऑलरेडी जो है सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक है, और कहता है कि कंट्री जी गवर्नमेंट में बी कमिटेड टू प्लान to purchasing a given amount of military supplies regardless of how weak the economy is. Thus, Milco plans to build a military supply subsidiary may still be feasible even though country Z financial condition is poor. ठीक है, सो वहां पे अगर हम देखें तो ऑलरेडी अगर आपके पास इनसफिशिएंट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम बन सकती है आपके लिए। ठीक है, कि आप जब वहां पे जाए तो वहां पे उनकी सेल नहीं हो रही तो आपकी क्या सेल होगी। लेकिन अगर हम इस चीज को इस तरीके से देखें कि जो आपके जो है हमने कहा कि मिलिट्री की सिचुएशन है, तो वो गवर्नमेंट चाहती है कि हम स्टिल जो है मिलिट्री के जो है प्रोडक्ट्स खरीदना चाहेंगे, चाहे हमारी इकोनॉमी वीक है या क्या है, हमें जो है मिलिट्री प्रोडक्ट्स की जरूरत है, हमें उसको परचेज करना है। तो अब इस सिचुएशन में जो है मिल्को के लिए ये कंट्री है बड़ा सुटेबल हो सकती है। और इसीलिए कहता है कि इट इज पॉसिबल however that country Z government will order its military supplies from a locally owned firms because it wants to supply the needs to remain confidential। और ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि अगर वो जो है चाहे उसको नजर भी आ जाए कि मिलिट्री सप्लाईज वहां पे उसकी सेल आउट हो सकती है और कंट्री परचेज करा जाता है, लेकिन वो लोकल प्रोड्यूसर पे एम्फेसाइज करना शुरू कर देता है कि मुझे जो है क्या करना है, कंट्री अपने लोकल प्रोड्यूसर से परचेज करती है क्योंकि वो अपनी जो है इस चीज को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती है। वो दुनिया के सामने अपने आप को नहीं लाना चाहती कि जी कंट्री जी जो है क्या कर रहा है, सारा का सारा पैसा जो है वो मिलिट्री पे लगा रहा है, अपने जो है असले वगैरह खरीद रहा है। तो उस चीज को छुपाने के लिए, कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए वो क्या करता है, अपने लोकल प्रोड्यूसर्स पे एम्फेसाइज शुरू कर देता है। तो अब इस सिचुएशन में क्या है, अगेन अगर उसकी जो है जो भी फिजिबल एनवायरनमेंट था उसके बावजूद भी उसके प्रोडक्ट्स जो है सेल आउट नहीं होंगे। तो इसलिए कहता है कि दिस पॉसिबिलिटी इज एन एलिमेंट ऑफ अ कंट्री रिस्क because it is a country characteristics that can affect the feasibility of a project. Yet this specific characteristic is relevant only to Milco Incorporation, not to the Carco. ठीक है, अब ये क्या है कि आपके जो है कंट्री लेवल पे बात आ रही है, क्योंकि कंट्री की कॉन्फिडेंशियल सिचुएशन की बात आ रही है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का जब जिक्र वहां पे आ गया तो क्या हो जाएगा कि इस कंट्री की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो अपने इस चीज को छुपाना चाहती है, तो अब ये प्रोजेक्ट उसके लिए फिजिबल नहीं रहा। और अगर हम इसको एनालाइज करें दोनों कंट्रीज के परस्पेक्टिव, मल्टीनेशनल के परस्पेक्टिव से देखें, तो जो है ये चीज क्या कर रही है कि जो है वो बाहर से नहीं मंगवाना चाहती, अपने मुल्क की चीजें परचेज करना चाहती है। तो ये रिस्क किसको इफेक्ट कर रहा है, जाहिर सी बात है आपकी जो है जो जेट फाइटर्स वगैरह या जो मिलिट्री प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है मिल्को, उसको इफेक्ट करेगी, ना कि जो है कार्गो को करेगी, क्योंकि कार्गो तक अपना काम कंसर्न किस चीज के साथ था, कार के साथ था। तो वो ऑलरेडी किस वजह से इफेक्ट हो रही है, क्योंकि वहां पे जो है लोगों की परचेजिंग पावर इतना अच्छा नहीं था और ऑलरेडी जो है सफिशिएंट नंबर ऑफ जो है ऑटोमोबाइल्स भी नहीं है। सो कहते हैं कि दिस एग्जांपल illustrates how an appropriate country risk assessment varies within the firm, industry and project of concern, and therefore why a micro assessment of a country risk has its limitation। और इसीलिए हमने कहा कि आप क्या करोगे कि जो है जो आपके पास अप्रोप्रिएट सिचुएशन होगी, ठीक हो गया, वो आप देखें तो फर्म लेवल पे चेंज होगी, ठीक है, इंडस्ट्री लेवल पे चेंज होगी। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हम जो है क्या करेंगे कि वो जो है इसको कंट्री लेवल पे जो है एनालाइज कर रहे थे, लेकिन इंडस्ट्री लेवल पे अगर हम देखें तो वो भी अलग सिचुएशन थी, इंडस्ट्री लेवल पे उस पे जो है सिचुएशन चेंज थी। तो आपने क्या करना होगा कि आपने जो है जस्ट मैक्रो लेवल पे इसको नहीं देखना, इसलिए हम कहते हैं कि माइक्रो लेवल पे भी देखना इसको बहुत जरूरी है, कि कुछ सिचुएशन आपके जो है फेवर में ऑन मैक्रो लेवल तो आ सकती है, लेकिन माइक्रो लेवल पे जब उसको देखा जाए तो वो सिचुएशन ऑपोजिट हो सकती है, तो वो इसको लिमिटेशन कर सकती है। तो जब भी हम जो है इस चीज को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, हमें क्या करना होगा, दोनों चीजों को डीपली देखना होगा। और इसलिए कहते हैं कि माइक्रो असेसमेंट इज आल्सो नेसेसरी when evaluating the country risk related to a particular project proposed by a particular firm।
In addition to political variables, financial variables must also be included in a micro assessment of country risk. ठीक है कि जब आप क्या कर रहे हो कि माइक्रो असेसमेंट कर रहे होते हो अपने कंट्री जो है रिस्क एसोसिएट कर रहे हो एमएलसी जब उसको देख रहे हो अपने प्रोजेक्ट के साथ जो कि आप पर्टिकुलर फर्म में देख रही होती है या जो है कोई भी अपनी इंडस्ट्री में उसको चीज को एनालाइज करना चाहता है तो उसके साथ साथ उसको जो है पॉलिटिकल और जो है आपको फाइनेंशियल वेरिएबल या फैक्टर्स को भी कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. Micro factors include the sensitivity of the firm's business to real GDP growth, inflation trend, interest rates, and other factors. Due to differences in the business characteristics, some firms are more susceptible to the host country's economy than others. क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने आपको कहा ऑलरेडी भी कि आपकी जो है क्या हो जाती है कि कुछ जो है बिजनेस से जो है वो ज्यादा चीज जो है माइक्रो लेवल पे अगर हम उसको देखते हैं तो वो ज्यादा इफेक्ट हो रही होती है बहुत जो है माइक्रो लेवल पे उसमें इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा होता है. क्यों पड़ रहा होता है क्योंकि वहां पे जो है जो फैक्टर्स चेंज हो रहे होते हैं इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन वगैरह के जो ट्रेंड्स आ रहे होते हैं वो जो है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा वेरी करती है. तो बिजनेस की नेचर जब चेंज है तो डिपेंड करता है कि वो कौन सा बिजनेस जो है कौन सी कंट्री में जा रहा है और उसको किस तरीके से ये सारी की सारी चीजें इफेक्ट करती हैं. तो इसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए हम कहते हैं कि इन समरी ओवरऑल असेसमेंट ऑफ अ कंट्री रिस्क कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स. macro political risk, macro financial risk, micro political risk, micro financial risk. ठीक है कि हमें क्या करना होगा कि फाइनेंशियल और पॉलिटिकल रिस्क दोनों एस्पेक्ट से देखना होगा. मैक्रो लेवल से भी स्टडी करना होगा और माइक्रो लेवल से भी स्टडी करना होगा बिफोर डिसीजन मेकिंग. Although these parts can be consolidated to generate a single country risk rating, it may be useful to keep them separate so that an MNC can identify the various ways it direct for an investment और एक्सपोर्टिंग ऑपरेशन आर एक्सपोज टू कंट्री रिस्क. ठीक है कि आप जो है क्या कर सकते हो तो कंसिडरेट कर सकते हो एक कंट्री रिस्क रेटिंग के जरिए से जो है इसको जनरेट कर सकते हो कि जी माइक्रो फैक्टर्स किस तरीके से उसको इफेक्ट करें मैक्रो फैक्टर्स जो है उनको कैसे इफेक्ट करें चाहे वो पॉलिटिकल थे या फाइनेंशियल थे. तो वो दोनों के दोनों आपने एनालाइज करने होंगे और आपने क्या करना होता है इस चीज को अंडरस्टैंड करना होता है. जब आप एक कंट्री में जा रहे होते हो तो आपको दोनों एस्पेक्ट से उसको देखना होगा. ठीक है कि हमने जो है इसको 4 एस्पेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. हमने कहा कि पॉलिटिकल और फाइनेंशियल रिस्क जो है आपके पास माइक्रो लेवल माइक्रो लेवल दोनों एस्पेक्ट से आपने इसको अंडरस्टैंड करना होगा. और इसके लिए हम क्या करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स अपनाते हैं कि जो आपको बताती है कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को बेटर एनालाइज कर सकते हो बेटर जो है रिस्क असेसमेंट कर सकते हो. तो इसकी कुछ टेक्निक्स हमारे पास मौजूद है. ठीक है जिनको जो है हम अगर देखें तो कहता है कि once a firm identifies all macro and micro factors that deserves consideration in the country risk assessment, it may wish to implement a system for evaluating these factors and determining a country risk rating. कि आपको क्या करना होगा जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये चीजें जो है माइक्रो और माइक्रो लेवल पे इसको इफेक्ट कर रही हैं तो इसके बाद दूसरा काम आपका क्या होगा आपको इन चीजों को अंडरस्टैंड करना होगा. आपने इनको रेटिंग्स देनी होगी कि आपकी जो है कौन सी चीज ज्यादा इसको इफेक्ट कर रही है कौन सी चीज इसको ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रही होती. सो कुछ टेक्निक्स हम इसके लिए यूज करते हैं. चेकलिस्ट अप्रोच यूज करते हैं. डेल्फी टेक्निक होती है. क्वांटिटेटिव एनालिसिस इंस्पेक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स. ठीक है कि आप जो है क्या करते हो कि डिफरेंट मेथड्स को यूज कर सकते हो या फिर आप क्या करते हो कंबाइनली जो है स्टेप वाइज एक एक मेथड को यूज करते हो जो कि अब जो है हम डिस्कस करेंगे. पहली चीज आपके पास चेकलिस्ट अप्रोच आ जाती है. ठीक है चेकलिस्ट अप्रोच आपके पास क्या नेम से शो हो रही है कि आप लिस्ट बना लेते हो सारे के सारे फैक्टर्स की और उसको टिक करते जाते हो कि कौन सी चीज आपको इफेक्ट कर रही है कौन सी नहीं कर रही. और इसीलिए ये कहता है कि checklist approach involves making a judgment on all the political and financial factors, both macro and micro, that contribute to the firm's assessment of a country risk. कि आप पूरे के पूरे जो है पहले चेकलिस्ट बना लेते हो. ठीक हो गया एक लिस्ट बना लेते हो जिसमें आप क्या कर लेते हो सारे के सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व कर देते हो कि जो आप क्या करते हो चाहे पॉलिटिकल हो या फाइनेंशियल फैक्टर्स हो माइक्रो और माइक्रो लेवल दोनों पे आप जो उसको क्या करते हो देखते हो असेस करने की कोशिश करते हो जो आपकी जो है कंपनी को इफेक्ट करेंगे. Ratings are assigned to a list of various financial and political factors, and these ratings are then consolidated to derive an overall assessment of country risk. कि आपने सारे के सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया अब आप उसको क्या करते हो डिफरेंट रेटिंग्स देना शुरू कर देते हो जो आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्यादा जो है आपके लिए रिस्की लगती है आप उसको ज्यादा जो है वेटेज देते हो जो लेस रिस्की होती है उसको कम वेटेज देते हो. सो कहते हैं कि सम फैक्टर्स such as real GDP growth can be measured from data available data and while others such as the probability of entering a war must be subjectively measured. ठीक है कि कुछ डेटा आपको ऑलरेडी मिल सकता है आप कंट्री की जो जीडीपी वगैरह को देख सकते हो. ठीक है लेकिन जैसे अब वॉर की सिचुएशन है तो वो सब्जेक्टिव है. ठीक है वॉर होगी या नहीं होगी वॉर कितना इफेक्ट करेगी कितना इफेक्ट नहीं करेगी इकोनॉमीज को अभी आपके पास सब्जेक्टिव है तो इसको एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. So a substantial amount of information about countries is available on the internet.
This information can be used to develop ratings of various factors used to assess country risk. These factors are then converted to some numerical rating in order to assess a particular country. Those factors, though, have to have thought to have a greater influence on a country risk, should be assigned greater weights. Both the measurement of such factors, some factors, and then weighting scheme implemented are subjective. ठीक है कि फिर आप क्या कर लेते हो कि जो है इंटरनेट वगैरह पे आपको जो इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप इंटरनेट को देखते हो, वेबसाइट्स वगैरह से जो है इन्फॉर्मेशन लेते हो, ठीक है। आप जो है उसकी कंट्री के बारे में बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हो कि उसकी जीडीपी की सिचुएशन क्या, इन्फ्लेशन क्या चल रही है। तो उसको आप क्या कर रहे हो, फिर जो है रेटिंग्स देना शुरू कर देते हो कि कौन सी चीज़ जो आपके लिए ज़्यादा रिस्की है, कौन सा कम आप रिस्की कंसिडर करते हो, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, आप उसको ज़्यादा वेट करते हो, जो आपको कम इम्पैक्ट करती है आप उसको कम वेटेज देते हो। और फिर इस तरीके से जब आप इन चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करते हो तो स्टिल ये चीज़ें क्या हैं, आपके पास सब्जेक्टिव है, क्योंकि हम जो है जब भी इन चीज़ों को जो बंदा देख रहा है, एनालाइज करने वाला है, वो अपने एस्पेक्ट से देख रहा है, ठीक है। रेटिंग्स वगैरह चाहे जो भी आप देते हो स्टिल सब्जेक्टिव होती है, कौन किस तरीके से इसको डिफाइन करता है वो आपके पास जो है स्पेसिफिक नहीं है, हर बंदा जो है वेरी करता है कौन किस तरीके से एक चीज को एनालाइज करता है। सेकंड मेथड आपके पास है डेल्फी टेक्निक। द डेल्फी टेक्निक इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट ओपिनियंस विदाउट एनी ग्रुप डिस्कशन। क्या आप इसमें ग्रुप डिस्कशन वगैरह नहीं करते, आप इंडिविजुअली लोगों के पास जाते हो, सर्वे करते हो, उनसे जो है डेटा कलेक्ट करते हो कि वो क्या कहते हैं सिचुएशन के बारे में। As applied to a country risk analysis, the MNC should survey specific employees or outside consultants who have some expertise in assessing a specific country risk characteristics. क्या आपको एक्सपर्ट्स के पास फिर जाना पड़ता है, उनके से सर्वे करनी पड़ती है, या कोई ऐसे एम्प्लॉइज होते हैं जो आउटसाइड काम कर रहे होते हैं, आप जो है क्या करते हो उनसे पूछते हो कि जी आप जो है कंट्री रिस्क एनालिसिस के बारे में क्या जानते हो, कौन से फैक्टर ज्यादा रिस्की हैं, कौन सी चीजें जो है रिस्की नहीं है, कौन सी चीजें जो है बिजनेस को इफेक्ट कर रही हैं। The MNCs receive responses from its survey and then attempt to determine some consensus opinion without attaching names to any of the opinions about the perception of the country risk. फिर आप क्या करते हो, जितने भी आपको रिस्पॉन्सेज मिल जाते हैं आप उन चीज़ों को एनालाइज करते हो, ठीक है, उनके बेसिस पे अपने जो है ओपिनियंस ड्रा करते हो, आप अपना परसेप्शन बताते हो कि कंट्री रिस्क किस तरीके से होगा, ज़्यादा रिस्क है कि नहीं है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करेंगी आपको, कौन सी चीज़ें कम इफेक्ट करेंगी, आप उन चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करते हो। आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें जो है लोगों के नाम दे दो, क्योंकि आप जो है जनरली आपने सर्वे किया हुआ है तो आप विदाउट नेम्स भी इसको पुट कर लेते हो। So कहते हैं कि then it sends this summary of the survey back to the survey respondents and asks for additional feedback regarding its summary of the country risk. और फिर वो क्या कर लेते हैं कि जो अपने उनके कंसेंसस वगैरह बन जाती हैं, जो उनके जो है अपने डिसीजंस वगैरह आ जाते हैं, जो डिस्कशंस आ जाती हैं, वो जो है रिप्लाई कर देते हैं या फॉरवर्ड कर देते हैं अगेन उनको, जिन्होंने जो है उनको सर्वे वगैरह करके दिया था, जिन्होंने जो उसको आंसर्स दिए थे, जिन्होंने जो है आपको बताया था कि जी रिस्क वगैरह की सिचुएशन क्या है। तो आप उनसे जो है एक्स्ट्रा कोई जो है फीडबैक वगैरह मांगते हो कि आपको जो है जो हमने सर्वे किया उसके बारे में आपको कोई मजीद इंफॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप उनसे उसकी राय लेने की कोशिश करते हो। थर्ड मेथड हमारे पास है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जैसे आप जो है रिसर्च वगैरह करते हो फाइनेंस में, तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि इसकी भी एनालिसिस करते हैं कि once the financial and political variables have been measured for a period of time, models for quantitative analysis can be attempt to identify the characteristics that influence the level of country. क्या फिर क्या करते हो कि जी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की करना चाहते हो तो क्वांटिटेटिव मॉडल्स उसको यूज करना शुरू करते हो, रिग्रेशंस वगैरह यूज करते हो, जिसके जरिए से आप इन चीजों को देखते हो, कोरिलेशंस वगैरह देखना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो आप इसके जरिए से इनको एनालाइज करने की कोशिश करते हो। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया, कहता है कि रिग्रेशन एनालिसिस में बी यूज्ड टू असेस रिस्क सिंस इट कैन मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ वन वेरिएबल विद टू अदर वेरिएबल। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस बेसिकली क्या होता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कितना इफेक्ट कर रहा है, हम उस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। So कहते हैं कि a firm could regress a measure of its business activities such as its percentage increase in sales against country characteristics such as real GDP, growth in GDP over a series of previous months or quarters। कि आप जो है previous data ले लेते हो, आप उसके basis पे क्या करते हो कि एक वेरिएबल को डिपेंडेंट जो है कंसीडर कर लेते हो, एक को जो है इंडिपेंडेंट कंसीडर कर लेते हो, और आप उन दोनों का क्या करते हो कंपैरिजन करते हो कि जी अब जो है रिग्रेशन के जरिए से हम देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप्स इनका आता है, कितना इफेक्ट आया, अगर उसके सेल्स बढ़ी है तो जीडीपी पे क्या इफेक्ट पड़ा है। आप इस चीज को एनालाइज करते हो और एक खास ड्यूरेशन के लिए। So कहते हैं कि रिजल्ट्स फ्रॉम सच एन एनालिसिस विल इंडिकेट द susceptibility of particular business to a country's economy. This is valuable information to incorporate into overall evaluation of the country risk। और आपके पास जो है क्या करती है, ये आपको जो सब्सिबिलिटी बताती है पर्टिकुलर बिजनेस का इकोनॉमी के टुवर्ड्स की जो है उनके क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है क्या, और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या करती है ओवरऑल इवैल्यूएशन के लिए, कंट्री रिस्क के लिए वो इनकॉर्पोरेट करती है। सो कहता है कि although quantitative models can quantify the impact of variables on each other, they do not necessarily indicate a country's problem before they actually occur।
probably before the firm's decision to pursue a project in that country. ठीक है, जाहिर सी बात है कि आपके पास जो है क्या है, नंबर्स को आप जो रिग्रेस कर रहे हो, रिलेशनशिप आप उन दोनों का आपस में फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक हो गया। तो वो क्या होता था कि वो जो है आपके दरमियान सिर्फ वो जो है रिलेशनशिप वगैरह को आइडेंटिफाई कर देता, ना कि आपको स्पेसिफिकली ये बताता कि आपके पास जो है ये जो सिचुएशन इनकर हो रही है उसके बैक पे रीजन क्या थी, या जो है ये डिसीजन पहले जब डिसीजन लिया गया था तब से इफेक्ट आया था, या जो है डिसीजन के बाद जो है ये इफेक्ट हुआ. So nor can they evaluate subjective data that cannot be quantified. In addition, historical trends of various country characteristics are not always useful for anticipating an upcoming crisis. ठीक है, और आपके पास जो है previous trends वगैरह हमेशा आपको जो है जरूरी नहीं है कि 100% predictions आपको दे सके, ठीक है, कि वो फ्यूचर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कैसे जो है सिचुएशन चेंज होगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है क्या करती है कि आपकी जो क्वांटिटेटिव मेथड है वो आपको सिर्फ रिलेशनशिप बता सकता है, इफेक्ट कॉज एंड इफेक्ट जो है उसके बता सकता है आपको कि किस तरीके से ये चीजें उसको इफेक्ट कर रही है, क्योंकि एक की वजह से दूसरे में कितना चेंज आ रहा है आपको ये चीजें बता सकती हैं, बल्कि ना कि आपको ये बता दे कि जी आप जो है सब्जेक्टिवली किस तरीके से इन चीजों को देखते हो, ठीक है, किस तरीके से इसकी वजूहात क्या है। तो वो जो है आपको इन डेप्थ उस तरीके से एनालिसिस नहीं देती जैसे हम जो है क्वांटिटेटिव में करते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेथड आ जाता है। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन विजिट्स, ठीक है, नाम से शो हो रहा है इंस्पेक्शन, आप जाते हो विजिट्स करते हो, कंट्रीज के ट्रैवलिंग करते हो, खुद वहाँ चीज़ों को एनालाइज करते हो, और कहते हैं कि इंस्पेक्शन विजिट्स इन्वॉल्व ट्रैवलिंग टू अ कंट्री एंड मीटिंग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स एंड और ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है, कि आप जो है वहाँ पे ऑफिशियल से मिलते हो, उनसे खुद बात करते हो, बिजनेस एग्जीक्यूटिव से मिलते हो या कंज्यूमर से बात करते हो कि वो आपके प्रोडक्ट को किस तरीके से देखते हैं, आपके बिजनेस को किस तरीके से देखते हैं। इससे आपको जो इसका भी पता चल जाता है कि आपके उस कंट्री के साथ जो है रिलेशनशिप कैसा है। Such meeting can help clarify any uncertain opinions the firm has about a country, ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है आपके पास जो है uncertain opinions हैं उस country के बारे में, तो वो भी आपके clear हो जाते हैं। Indeed, some variables such as inter-country relationships may be difficult to assess without a trip to the host country, ठीक हो गया, और आपस में relationship का भी आपको तभी पता चलता है कि आपके consumer जो है वहाँ के किस तरीके से वो आपके product को purchase करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, वो आपको किस नज़र से देख रहे हैं, ठीक है, आपकी जो है product को किस तरीके से वो देखते हैं, तो वो भी आपको इन डेप्थ तभी पता चल सकता है जब आप उस कंट्री में विजिट करते हो और खुद एनालिसिस करते हो, इस चीज की ऑब्जर्व करते हो। उसके बाद हमने कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स, आप जो है डिफरेंट टेक्निक्स को कंबाइनली यूज कर सकते हो, ठीक है। कहता है कि सर्वे ऑफ 193 corporations heavily involved in foreign business found that about half of them have no formal method of assessing risk, ठीक है, कि 193 corporations ने जो है जितने भी आपके इसमें इन्वॉल्व थे उन्होंने सर्वे किया था कंट्री रिस्क को एनालिसिस करने के लिए, तो उन्होंने कोई खास मेथड आइडेंटिफाई नहीं किया कि आप कहो कि जी ये खास मेथड है, इससे अगर आप असेसमेंट करोगे तो 100% रिजल्ट आएगा। So कहता है कि this does not mean that they neglect the assess country risk, but rather that there is no proven method to use. क्या गया कि इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास जो है कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जो आप जो है कहो कि जिसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, या आपके पास जो है इसको रिस्क को मेजर ही नहीं करना चाहिए, बल्कि आप मेजर करो लेकिन आपके पास कोई ऐसा स्पेसिफिक जो है तरीका कार नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि वो एक खास मेथड नहीं है कि जिसके जरिए आप कहो कि 100% आपको वो रिजल्ट आ जाएंगे असेसमेंट के लिए। So कहते हैं कि consequently many MNCs use a variety of techniques, possibly using a checklist approach to identify relevant factors, and then using the Delphi techniques, quantitative analysis and inspection visits to assign ratings to the various factors। कि कुछ जो है फिर क्या कर लेते हैं कि वो जो है इन स्टेप वाइज इन चीज़ों को इस्तेमाल कर लेते हैं कि चेकलिस्ट के जरिए से फैक्टर आइडेंटिफाई कर लो, फिर उसके बाद डेल्फी के जरिए से इनके बारे में इंटरव्यूज ले लो, फिर रिग्रेशन वगैरह रन कर लो, और फिर उसके बाद वहाँ पे जाके इन चीज़ों को खुद देख लो कि वाकई जो है ये इस तरीके से है कि नहीं है, इफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही, और किस लेवल पे इफेक्ट कर रही है। तो ये एक सूटेबल तरीकेकार आपके लिए हो सकता है अगर आप इसको कॉम्बिनेशन में यूज करो। जिसके जो है इन्होंने एग्जांपल दिया मिसूरी की इनकॉर्पोरेशन की, कहता है कि recognizes that it must consider several financial and political factors in its country risk analysis of Mexico, where it plans to establish a subsidiary। ठीक हो गया कि उसने जो है रिस्क को देखना चाहता था कि मैक्सिको में वो इस चीज़ का एनालिसिस करना चाहता था जहाँ पे वो अपने जो है सब्सिडी को बनाना चाहता था, एस्टैब्लिश करना चाहता था। Missouri creates a checklist of several factors and assign a rating to each factors। पहले पहले उसने क्या किया कि उसने जो है चेकलिस्ट बनाई, उसने जो है पहले फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, उनको देखा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, फिर उनको रेटिंग की, ठीक है। सेकंड उसने क्या किया, कहता है कि इट यूजेस द डेल्फी टेक्निक टू रेट वेरियस पॉलिटिकल फैक्टर्स। फिर उसने जो है डेल्फी टेक्निक्स को यूज किया कि आप जो है ये पॉलिटिकल जितने भी फैक्टर्स हैं उसको जो है रेट किया जा सके, इंटरव्यूज वगैरह से पूछ के। It uses quantitative analysis to predict future economic conditions in Mexico so that it can predict various financial factors। और फिर उसने क्या किया कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को यूज कर दिया कि ताकि वो जो है इकोनॉमिक कंडीशंस को देख सके और उसके बेसिस पे फ्यूचर को जो है प्रिडिक्ट कर सके, ठीक है।
It conducts an inspection visit to complement its assessment of the financial political factors. ठीक हो गया, और उसने आखिर फिर जो है लास्ट में क्या किया, वहां पे विजिट किया उस कंट्री का, उस चीज को एनालाइज किया कि जी क्या वाकई जो है ये चीजें इसको इफेक्ट करती हैं कि नहीं करती। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो है इस तरीके से अगर आप स्टेप वाइज चलोगे तो आपको बेहतर जो है अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। ठीक है, कि आप जो है लिस्ट बनाओ, फिर उसके बाद जो है इन डेप्थ एनालिसिस का यही तरीका हो सकता है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा कि आपके पास जो एक स्टैंडर्डाइज टेक्निक तो हो नहीं सकती। जब आपके पास एक स्टैंडर्डाइज टेक्निक नहीं है तो फिर आपको जो है जितना अच्छा कॉम्बिनेशन आप यूज करोगे वो आपको ज्यादा बेहतर जो है रिजल्ट दे सकती है और आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकती है कि आप जो है वहां पे थोड़ा सा रिस्क को जो है ओवरकम कर सकते हो। लास्ट में हम देखते हैं कि मयरिंग कंट्री रिस्क, आप जो है कंट्री रिस्क को किस तरीके से मयर करते हो। कहता है कि डिराइविंग एन ओवरऑल कंट्री रिस्क रेटिंग यूजिंग अ चेकलिस्ट अप्रोच रिक्वायर सेपरेट रेटिंग्स फॉर पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल रिस्क। अगर आप चेकलिस्ट मेथड जो है अपना रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है सेपरेट रेटिंग्स करनी होगी पॉलिटिकल और फाइनेंशियल फैक्टर्स की। किस तरीके से, कहता है कि फर्स्ट द पॉलिटिकल फैक्टर्स आर असाइन्ड वैल्यूज विद इन सम आर्बिट्ररी चोजन रेंज। ठीक है, कि आप उनको जो है असाइन करोगे वैल्यूज, एक रेंज बताओगे। जैसे आप जो है रिसर्च करते हो तो आप कहते हो कि जी कंज्यूमर से पूछते हो कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद है कि नहीं है पसंद, अगर पसंद है तो कितना पसंद है, ठीक है क्या, तो ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, कम पसंद है, नहीं है पसंद, या आप बिल्कुल नहीं पसंद करते। तो इसी तरीके से हम जो है इसको भी रेटिंग करते हैं, 1 to 5 करते हैं और कहते हैं कि 5 इज द बेस्ट लोवेस्ट रिस्क। ठीक हो गया, आपके पास जो है लोअर रिस्क के लिए भी जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, these political factors are assigned weights representing degree of importance which should add up to 100%। फिर आप सबको वेटेज देते हो, और आप 100 में उसको जो है एनालाइज करने की कोशिश करते हो कि जो है इसके अंदर जो है ये लाई करे कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसकी जो है वेटिंग करते हो। थर्ड हम क्या करते हैं, कहते हैं कि the assigned values of the factor times for times their respective weightings can then be summed to derive political risk। और फिर उसके बाद आप सब कुछ जमा कर देते हो, फिर आपको 100 में पता चल जाता है कि 90%, 80%, 60% कितना आपके पास जो है पॉलिटिकल रिस्क जो है प्रिवेल कर रहा है। कहता है कि this the process is then repeated to derive a financial risk rating। फाइनेंशियल रिस्क के लिए हमें सेम यही करना पड़ेगा, हमें जो है उसको रेटिंग करनी होगी पहले, ठीक हो गया, 1 to 5 उसको जो है सिचुएशन को एनालाइज करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उन सबको जो है असाइन करेंगे वैल्यूज। ठीक हो गया, फैक्टर्स टाइम देयर रिस्पेक्टिव वेट्स कैन बी सम टू derive financial rating। आप फिर क्या करोगे, उनको वेटेज दे दोगे, वेटेज आपको बता देंगे कि जी किस तरीके से सिचुएशन है। आपको जो है अगेन जो रिजल्ट्स आ जाएंगे तो क्या करना होगा, कहता है कि once the political and financial rating have been derived, a country's overall risk rating as it relates to a specific project can be determined by assigning weights to political and financial ratings according to their perceived importance। The importance of political risk versus financial risk varies with the intent of the MNCs। ठीक है, कि आपके पास जो है पता चल जाएगा आपको कि कौन सा रिस्क जो है कितना है, पॉलिटिकल रिस्क कितना है 60%, 70%, या जो है फाइनेंशियल रिस्क कितना परसेंट जो है आपके पास आ रहा है। तो आप इस चीज को एनालाइज कर लेते हो, फिर उसके बाद आप देखते हो कि जी ये जो है कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज आपको ज्यादा इफेक्ट करती है, कौन सी चीज आपको इफेक्ट नहीं कर रही। तो आप उस चीज को एनालाइज करते हो और आपके पास जो है, हमने ऑलरेडी कहा बार बार एक ही चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी जो है एमएससी का जो इंटेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली आप देखते हो कि कौन सी चीज जो है कितना इंपॉर्टेंट है, किस कंट्री के बिजनेस के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। कहते हैं कि an MNC considering direct foreign investment to attract demand in that country must be highly concerned about financial risk। क्योंकि अगर वो जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहती है फिर उसके जो है फाइनेंशियल जो है रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। An MNC establishing a foreign manufacturing plant and planning to export the goods from there should be more concerned with political risk। और अगर कोई जो है एक्सपोर्ट्स में इन्वॉल्व है या फिर वो क्या करता है कि मैन्युफैक्चर करना चाहता है, वहां पे जो है फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहता है, तो उसके लिए जो है फिर जो है पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज को इन डेप्थ एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि if the political risk is thought to be much more influential on a particular project, then the financial risk it will receive on a higher weights than the financial risk rating, together both weights must be total sum 100। The political and financial rating multiplied by their respective weights will determine the overall country risk rating for a country as it relates to a particular project। और फिर हमने वही बात की कौन सी चीज जो है कौन से प्रोजेक्ट को ज्यादा जो है इफेक्ट करती है, उस चीज को एनालाइज किया जाता है और फिर आप क्या करोगे कि इन दोनों को जो है 100 रेटिंग में पुट करोगे कि कौन सा जो है कितना इफेक्ट कर रहा है, कितना इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट आप पे पड़ेगा। आप जो है इन दोनों को फिर क्या कर लोगे, इनके रिस्पेक्टिव वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे। जैसे हम क्या करते हैं जब पोर्टफोलियो बनाते हैं, पोर्टफोलियो में हम क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी देखते हैं किसी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के, और उसे हम जो है रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ जो है कंपेयर करते हैं। तो सेम एज इट इज जो है हम इसमें भी देखेंगे कि हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है, कितना जो है रिस्क है, कितना रिस्क नहीं है। तो एमएनसी उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगी, डिसीजन लेगी कि उसको उस कंट्री में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए।
ये हमारा जो है आज का टॉपिक था। यहाँ तक आपका कोई जो है क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।